मैं डॉक्टर शैलेश उनावत डीएनएन की इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल और हर अंक में लेके आता है एक विशेषज्ञ को जो देते हैं आपकी सेहत के लिए एक उपयोगी जानकारी। आज हमारे साथ हैं शहर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तवार। आप बाजपन फर्टिलिटी विशेषज्ञ, साथ में मध्य प्रदेश की फर्स्ट आयरन लेडी एवं बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर। प्रिया जी, आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अंक में हम बातचीत करेंगे बहुत ही करंट टॉपिक पे, स्त्री रोग में या गायनेकोलॉजी में रोबोटिक्स का क्या उपयोग होता है और रोबोटिक्स क्या चीज है। आप प्रिया जी बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी, सडनली आपका रुझान रोबोटिक्स की तरफ कैसे हुआ? जी सर, ये एक अपने आप में कहानी है कि मैंने रोबोटिक सर्जरी कैसे सोचा कि इसमें मुझे जाना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी का जो फील्ड था वो पिछले 20 सालों से रोबोटिक सर्जरी दुनिया में हो रही है, पर एक कंपनी का इसके ऊपर एकाधिकार था और इसके ऐसे पेटेंट्स थे कि जिसके कारण कोई इनोवेशन या दूसरी कंपनीज नहीं आ पा रही थी। 2016 में जो मेन पेटेंट जब एक्सपायर हुआ तब इसके अंदर इनोवेशन और बढ़ता गया और फिर और कई कंपनीज आने लगी और इनके आने के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी जो एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर थी कॉस्ट के कारण, वो अब ऐसा लगने लगा कि शायद हम इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं बांझपन विशेषज्ञ हूं तो सब लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, आईयूआई ये प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु रियलिटी ये है कि बहुत सारी फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज होती हैं, जैसे फाइब्रॉइड रिमूवल, एडिनोमायोसिस की सर्जरी, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी, ट्यूबल सर्जरीज। इन सारी सर्जरीज में जो फिनेस या जो एक प्रिसीजन चाहिए वो मुझे लगा कि शायद रोबोटिक सर्जरी से बहुत अच्छा हो सकता है। और वाकई में जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सिर्फ कैंसर या बाकी इलाज में ही नहीं परंतु फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज में भी रोबोटिक सर्जरी बहुत उपयोगी है। रोबोटिक्स और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल, देखिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी छोटे चीरे से होती है, उसमें भी छोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और रोबोटिक सर्जरी के चीरे भी एग्जैक्टली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जैसे ही होते हैं। तो हर पेशेंट ये पूछता है कि आखिर डिफरेंस क्या है, क्या ऐसा है कि रोबोट इसमें ऑपरेट करेगा, सर्जन नहीं करेगा? तो इसमें हम समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं एंडोरिस्ट। एंडोरिस्ट यानी जैसे हमारी ये कलाई है तो इस कलाई के पास में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मूवमेंट के। जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लंबे होते हैं और उसके अंदर केवल 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। मान लीजिए आपको चावल खाना है और आप अगर चॉपस्टिक से चावल खाना चाहेंगे तो जो एक्सपर्ट है वो तो खा लेगा, मगर आप समझ सकते हैं कितना ये एक कॉम्प्लेक्स और इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। परंतु जब हम हाथ से चावल खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, ये जो रिस्ट के घूमने की मूवमेंट होती है ये लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होती है। और ये जो एंडोरिस्ट है यही रीजन है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जो कॉर्नर्स हैं, जो पीछे की सतह है, वहां पे एंडोरिस्ट बहुत अच्छे से पीछे जाके और वो काम कर सकता है। तो ये एक बेसिक एडवांटेज हो जाता है कि आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाती है, विजन बहुत वाइड हो जाता है और कम नुकसान में ज्यादा अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बेसिकली रोबोटिक्स के आने का मेन कारण हुआ। रोबोटिक्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं या हम बोले कि क्या क्या घटक होते हैं? एक बोला जाता है शब्द डा विंटो या इस तरीके के यूज किए जाते हैं जो लेमैन पूछता है कि ये क्या चीज है, तो वो क्या होता है? अपन अपने दर्शकों को क्या बता सकते हैं उस चीज के बारे में? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि रोबोट सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी हमेशा सर्जन करता है, रोबोट के माध्यम से वो सर्जरी करता है। तो सर्जन एक जगह पर बैठता है जिसे कहते हैं सर्जन्स कमांड सेंटर। वो एक कुर्सी होती है, उसके सामने उसको एक मॉनिटर दिखता है और सर्जन 3D ग्लासेस पहनता है जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो मरीज के शरीर के अंदर ही खड़ा हुआ है। सर्जन के हाथ में गिम्बल्स रहते हैं, ये गिम्बल्स पर सर्जन जो भी मूवमेंट करता है ये ट्रांसमिट होती है रोबोटिक कार्ट पर जो आर्म्स हैं उसके ऊपर, और पेशेंट पर जो एक्चुअल ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये रोबोटिक आर्म्स कर रहे हैं, पर इनका पूरा का पूरा कंट्रोल है सर्जन के हाथ में जो बैठा है सर्जन कमांड सेंटर पर। तो मुख्यतः 3 कंपोनेंट हुए, पहला हुआ सर्जन कमांड सेंटर, दूसरा हुआ रोबोटिक आर्म्स और तीसरा हुआ रोबोटिक कार्ट जिससे ये इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं और जहां पर ये दिख रहा है। आपने बहुत अच्छी भ्रांति दूर करी
लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि रोबोट, जैसे हम बोलते हैं सफाई वाला रोबोट, तो हमने कमांड दे दी, वो आएगा साफ करके चला गया। तो लोगों को ये भ्रांति फैली हुई थी कि सर्जन का कोई काम नहीं है, रोबोट में हमने फीड कर दिया और उसने जाकर सर्जरी कर दी। तो बेसिक स्किल जो है सर्जन की ही है कि कैसे रोबोट से सर्जरी करवाना है। तो अब इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, और स्पेशली अब जो यूथ आ रहे हैं वो गायनेकोलॉजी में, नई फील्ड में रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग कैसे होती है और कहाँ ली जा सकती है और कितना समय लगता है इस ट्रेनिंग में? बिल्कुल। अब सर जैसे हम ओपन सर्जरी करते हैं तो ओपन सर्जरी में एक कंसेप्ट होता है ट्रायंगुलेशन का। ट्रायंगुलेशन यानी हमारी दो जो आंखें हैं वो कॉर्नर है ट्रायंगल का, और जो हमें जहां ऑपरेट करना है वो उस ट्रायंगल का कॉर्नर है। ओपन सर्जरी में जो मूवमेंट्स होती हैं, जो ट्रायंगुलेशन होता है, हूबहू वैसा ही रोबोटिक सर्जरी में होता है। तो हमारे ब्रेन को 3D में चीजें दिखती हैं, सेम रिस्ट के जो मूवमेंट्स हैं वो रोबोटिक्स में रिप्लिकेट होते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में यदि हम मान लीजिए कि 0 से 10 की स्केल पर 7 है ट्रेन होना, तो रोबोटिक्स में ये 1 to 2 है, यानी कि बहुत इजीली कोई भी व्यक्ति जो ओपन सर्जरी कर रहा है वो रोबोटिक सर्जरी में अपने स्किल्स को शिफ्ट कर सकता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रोबोटिक सर्जरी जो बेसिकली अच्छा ओपन सर्जन है, अच्छा लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, वो एक अच्छा रोबोटिक सर्जन भी होगा, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी, बीमारी की अंडरस्टैंडिंग, जो डिजीज है उसको किस एक्सटेंट तक अपने को निकालना है, ये सब जो है ये डिसाइड करता है सर्जरी की क्वालिटी। और जो स्किल्स हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होते हैं ओपन सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी पर। तो बेसिकली जितना सर्जन को आता है वही चीज, चाहे लेप्रोस्कोपी हो और चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, उसी में कन्वर्ट होती है। और जितना ग्रास्पिंग पावर उसका होगा उतनी जल्दी वो सीख के अच्छी सर्जरी कर पाएगा। बिल्कुल। तो एक अच्छे सर्जन के लिए कौन कौन सी बीमारियों में हम, स्पेशली स्त्री रोग के विशेषज्ञ के अंतर्गत, कौन सी बीमारियों में रोबोटिक्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं? ये होता क्या है, हम चाहेंगे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके बताएं आप। एक जनरल बीमारियां, दूसरी बांझपन से संबंधित बीमारियां, तो हम अपने दर्शकों को बहुत अच्छा मैसेज दे पाएंगे। बिल्कुल। अब महिलाओं की जो सर्जरीज होती हैं, कॉमनली यदि हम महिलाओं की हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो बच्चेदानी निकालने की सर्जरी यानी हिस्टेक्टमी वर्ल्ड की सबसे कॉमनेस्ट सर्जरी है जो पूरे वर्ल्ड में की जाती है। अब हिस्टेक्टमी में रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें हम जो हमारा प्रिसीजन है वो लैप्रोस्कोपी से भी 30-40% ज्यादा आता है। और जहां लैप्रोस्कोपी के पेशेंट 2 या 3 दिन में घर जाते हैं, रोबोटिक सर्जरी में कई बार उसी शाम या अगले दिन सुबह पेशेंट खुद कहता है कि हम घर जाना चाहते हैं। अब महिलाओं के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सब जानते हैं कि एक्चुअली पूरा घर जो है वो महिला के इर्द गिर्द घूमता है। यदि घर की स्त्री जो है वो जल्दी अपने कामकाज पे वापस लौट जाए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है पूरे फैमिली और पूरी सोसाइटी के लिए। दूसरा, बहुत सारी बीमारियां जो है वो ओवरी से रिलेटेड आजकल हमें देखने को मिलती हैं। ओवेरियन सिस्ट्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, और एंडोमेट्रियोसिस में खास तौर पे मैं देखती हूँ कि रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस न केवल ओवरी और यूट्रस को परंतु इंटेस्टाइन्स, आगे ब्लैडर को भी इन्वॉल्व करता है। तो इसमें जो हमको रोबोटिक 3D विजन और जो कॉर्नर्स में जाने की कैपेसिटी रोबोट के कारण मिलती है, उससे डिजीज का कंप्लीट क्लियरेंस जो है वो काफी इजी हो जाता है। मतलब वही सर्जन की स्किल लैप्रोस्कोपी में और रोबोटिक्स में मैं देखूं तो 30% का फर्क जो है वो डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी में आएगा। फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज की अगर हम बात करें तो फाइब्रॉइड सबसे कॉमन है, 30-40% महिलाओं को फाइब्रॉइड्स होते हैं, और जो हमारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आती है उसमें से 10 में से 3 महिलाओं को फाइब्रॉइड्स होते हैं। अब फाइब्रॉइड सर्जरी में इंपॉर्टेंट यह है कि हम केवल फाइब्रॉइड को निकालें और यूट्रस को बिल्कुल डैमेज नहीं करें, जिससे आगे जब प्रेगनेंसी हो तो यूट्रस में स्कारिंग या यूट्रस का ब्लड फ्लो कम होना, ये समस्याएं नहीं आए। तो ये सब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बहुत अच्छे से हो सकता है। एक और कंडीशन है जिसे कहते हैं ट्यूबल सर्जरी। कभी कभी ट्यूब्स में ब्लॉक आता है, जैसे कि किसी की नसबंदी हो गई हो और किसी कारण से अब वो प्रेगनेंसी चाहते हो। अभी तक ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्ट आईवीएफ के लिए कह दिया जाता था, परंतु ट्यूबल माइक्रो सर्जरी इतने अच्छे से रोबोटिक सर्जरी के थ्रू होती है क्योंकि इसमें विजन, मैग्निफिकेशन, तो ये जो ट्यूब्स को जोड़ने का काम है ये बहुत प्रिसीजन से लैप्रोस्कोपी रोबोटिक से हो सकता है। तो ये एक और इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें हम वापस से देख रहे हैं कि आईवीएफ छोड़ के अब हम ट्यूबल रिपेयर की तरफ जा रहे हैं। एक सबसे कॉमन बीमारी यूथ में मिल रही है, न्यूली मैरिड वुमेन्स में मिल रही है
पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इसमें बहुत तरीके का ट्रीटमेंट होता है। इन केस अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो रोबोटिक्स का क्या रोल रहता है उसमें? बिल्कुल, पीसीओडी का जैसे नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, तो सबको लगता है कि शायद अब ये सिस्ट हैं और ये सर्जिकली रिमूव होंगे, पर एक्चुअली पिछले 5 सालों में सर्जिकल से लेके अब ट्रीटमेंट पूरी तरह से लाइफस्टाइल और मेडिसिन पे शिफ्ट हो चुका है। तो यदि किसी को पीसीओडी है तो दवाई से या लाइफस्टाइल चेंज से ही वो उसको डील हो सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ समय पहले लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग और पहले वेज रिसेक्शन, ये सारी सर्जरीज की जाती थी, परंतु अब हम पूरी तरह से इसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हो गए हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट अमूमन आजकल नहीं किया जाता। बहुत अच्छी चीज है कि यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज है कि मेडिकली उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और लाइफस्टाइल चेंज करके भी पीसीओडी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। अब सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसमें रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल रहता है? जी, जो एंडोमेट्रियल कैंसर है ये बहुत ज्यादा एमनेबल है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी के लिए। एंडोमेट्रियल कैंसर जो है कि एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, हार्मोन डिपेंडेंट होता है, और यदि इसकी सर्जरी में कंप्लीट क्लियरेंस कर दिया जाता है तो ये ऑलमोस्ट क्यूरेबल कैंसर माना जाता है। अब एंडोमेट्रियल कैंसर यदि स्टेज 1-2 में डिटेक्ट होता है तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी है, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में एक और एडवांटेज है, वो है आईसीजी। आईसीजी यानी इंडिगो कार्मिन डाई होता है, और इसको जब हम इंजेक्ट करते हैं तो जो अफेक्टेड लिम्फ नोड्स हैं वो ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के दिखते हैं। तो हमें कितने लिम्फ नोड्स निकालने हैं इसका हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो ड्यूरिंग सर्जरी मिल जाती है। रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है। मैग्निफिकेशन ज्यादा दिखने से हमको जो क्लियर मार्जिन्स चाहिए, यानी कि बीमारी के को जब हम हटाते हैं तो हमें उसकी सर्जिकल मार्जिन्स क्लियर होना चाहिए, यानी जो मार्जिन्स है उस पर कोई ट्यूमर नहीं होना चाहिए। ये सब भी हमें रोबोटिक सर्जरी में एडवांटेज मिलता है। सर्वाइकल कैंसर के भी स्टेज 1 में इवन 2A तक भी रोबोटिक सर्जरी का रोल है। कुछ स्टडीज आई थी जो ये कहती थी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का उतना अच्छा रिकवरी नहीं है ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि इस सर्जरी में जो सर्जन थे वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे। एक्सपर्ट हैंड्स में रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छी है सर्वाइकल कैंसर के लिए, और ये कंप्लीटली क्यूरेबल हो सकता है इन अ गुड रोबोटिक सर्जन्स हैंड्स। ओवेरियन कैंसर में लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी दोनों ही अवॉइड की जाती है। उसका रीजन ये है कि कभी अगर ट्यूमर सेल्स स्पिल हो जाते हैं तो जो स्टेज 1 कैंसर है वो स्टेज 4 में हम अपनी सर्जरी से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ओवेरियन कैंसर में अभी भी ओपन सर्जरी ही एक ऑप्शन है, परंतु एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर जो 2 मुख्य कैंसर्स हैं महिलाओं के, उसमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन सर्जरीज में आजकल जो रिसेंट कंसेप्ट चल रहे हैं, ऑर्गन प्रिजर्वेशन, कम से कम डैमेज हो, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी ज्यादा एडवांटेजियस है या फिर लेप्रोस्कोपिक? बिल्कुल, ऑर्गन प्रिजर्वेशन खास तौर पे फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यदि ओवरी की सिस्ट निकालनी है तो हमें ओवरी के जितने फॉलिकल्स हैं उसको प्रिजर्व करना है, और केवल जो डिजीज्ड पार्ट है, चाहे वो चॉकलेट सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट हो, सिंपल सिस्ट हो, इसको रिमूव करना है। अब ऑर्गन प्रिजर्वेशन में मेरे हिसाब से जो गेम चेंजर होता है वो होता है विजन। कितने एक्यूरेटली आप नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू को डिफरेंशिएट कर पाते हो। तो विजन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है 3D विजन, यानी जब हमको 3 डायमेंशन में विजन मिलता है तो हमको केवल लेंथ और विड्थ नहीं, हमको डेप्थ परसेप्शन मिलता है। सेकंड है इसका रेजोल्यूशन। जब 4K रेजोल्यूशन में, हम सब देखते हैं 4K, हमारे पास टीवी रहते हैं, तो 4K रेजोल्यूशन में जो ह्यूमन आई परसीव कर सकती है उससे ज्यादा अच्छा हमको विजन मिलता है। तो हम जितना अच्छा देख सकेंगे उतना अच्छा हम नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफरेंशिएट कर सकेंगे, और उतने एक्यूरेसी से हम एबनॉर्मल को निकाल सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो कैमरा होता है वो एक असिस्टेंट पकड़ता है। अब यदि ट्रेन्ड असिस्टेंट हो तो उसको पता रहता है कि सर्जन को कब जूम इन करना है, जूम आउट करना है, या फिर सर्जन को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। रोबोटिक सर्जरी में कैमरा का कंट्रोल सर्जन के खुद के हाथ में होता है, तो आपको जिस एरिया में जूम इन करना है आप खुद कर सकते हैं, आप असिस्टेंट डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होते। इस कारण से जो सर्जिकल ईज है, मतलब रोबोटिक सर्जरी 5-6 भी करने के बाद लगता ही नहीं है कि कुछ मेंटल एफर्ट इसमें गया है, क्योंकि ये बड़ी इंट्यूटिव है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में
पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होते हैं। जब हमारा हाथ ऊपर जाता है तो इंस्ट्रूमेंट का टिप नीचे जाता है, जब हाथ राइट जाता है तो इंस्ट्रूमेंट का टिप लेफ्ट जाता है। इसको कहा जाता है पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स। परंतु रोबोटिक सर्जरी में एग्जैक्टली जैसे हमारी रिस्ट यदि राइट जा रही है तो रोबोटिक आर्म भी राइट ही जाएगा। तो इन सब चीजों के कारण लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में जो लगातार खड़े होकर हमें करनी पड़ती थी, रोबोटिक सर्जरी बैठ के करनी पड़ती है, तो सर्जन की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रेसिजन बढ़ गया, क्वालिटी हो गई। बिल्कुल। तो ये एडवांटेज हो गए रोबोटिक सर्जरी के। अब हम देखें, मध्य प्रदेश बहुत विकसित नहीं है, भारत का हृदय है और इकोनॉमिकली भी बहुत साउंड स्टेट नहीं है। तो इसमें जो फाइनेंसेस वाली बात आती है या हम देखें इकोनॉमी वाली बात आती है, तो रोबोटिक्स क्या अफोर्डेबल है, ये $100 मिलियन क्वेश्चन है। और आम जनता के लिए ये कितना इजीली अप्रोच हो सकता है? बिल्कुल। जब से टेक्नोलॉजी ज़्यादा मेडिसिन में आने लगी है, जैसे आप भी सर रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो जब से मशीन्स की क्वालिटी बढ़ने लगी है वैसे वैसे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो पेशेंट्स को भी ट्रांसफ़र होता है। तो जो सोनोग्राफी पहले 300-400 में होती थी, आजकल हम 2000 में भी उसे मुश्किल से कर पाते हैं। सेम चीज सर्जरी में है। पहले सर्जरी में केवल पेशेंट और डॉक्टर रहता था, डॉक्टर का स्किल है, पेशेंट का विश्वास है और इससे काम हो जाता था। अब बीच में एक आ गया है टेक्नोलॉजी, चाहे वो लैप्रोस्कोपी हो चाहे वो रोबोटिक हो। टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो कॉस्ट तो बढ़ती है। जो पुराना डा विंसी या इंट्यूटिव का सिस्टम था उसकी कॉस्ट अभी के समय में लगभग 15 से 20 करोड़ है, केवल उसके जो हार्डवेयर है उसकी। इसके बाद आती है रिकरिंग कॉस्ट, यानी हर केस में लगभग 80,000 के डिस्पोजेबल्स यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की लाइफ होती है, इंस्ट्रूमेंट केवल 10 यूजेस होते हैं, उसके बाद वो लॉक हो जाते हैं। इस कारण से यदि आप देखें तो पूरे विश्व में 10,000 इंस्टॉलेशन हैं डा विंसी के, परंतु भारत में 100 से ज्यादा नहीं होंगे, 50 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे देश में हमें कॉस्ट को भी बैलेंस करना है। इंश्योरेंस जो है वो रोबोटिक्स के लिए अभी तक रिएम्बर्स नहीं करती है। अब चूंकि पेटेंट इसका मेन एक्सपायर हो चुका है और अब बहुत सारी कंपनीज इस स्पेस में आ रही हैं, अधिकतर चाइना में है, कुछ जापान में है, एक कंपनी CMR सर्जिकल इंग्लैंड की है। जो मेरे पास सिस्टम है वो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। SS इनोवेशंस जो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव हैं, एक काफी माने हुए रोबोटिक कार्डियक सर्जन, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये 1/3 कॉस्ट में है और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स पर लॉक नहीं है, यानी कि आप 10 केसेस के बाद भी उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो पर केस भी इसकी एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हम एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है कॉस्ट ऑफ सर्जरी और एक होता है प्राइस ऑफ सर्जरी। कॉस्ट पेशेंट अस्पताल में जमा कराता है, प्राइस वो होती है जो वो पे करता है, जितने उसको दिन काम से घर बैठना पड़ा, जो उसको लिमिटेशन हुआ, जो उसको दर्द हुआ, कितने समय पे वो अपने नॉर्मल कामकाज नहीं कर पाया। तो इसकी कॉस्ट जरूर ज्यादा है, परंतु जो प्राइस पेशेंट पे करता है मुझे लगता है वो कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां 7 दिन पेशेंट एडमिट रहेगा वो चीज़ काउंटिंग में नहीं आती, 7 दिन के घर वालों के खुद के खर्चे, लेकिन साथ में हमें मिल रही है क्वालिटी, प्रेसिजन और स्किल्ड द्वारा सारी चीज़ें। असिस्टेंट रहता है, उसका IQ में डॉक्टर के IQ में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। अगर सारी चीज़ डॉक्टर खुद कर रहा है तो प्रेसिजन रहेगा, क्वालिटी ऑफ सर्जरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी, रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे और रिकवरी टाइम तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। ये बेसिक एडवांटेज है रोबोटिक्स का, जो मैंने आपकी बातों से ग्रास्प किया। तो दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि टेक्नोलॉजी के साथ में पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता था, लेकिन आज आया तो हम सब उसकी तरफ मूव कर गए हैं। तो जब ये रोबोटिक्स आ रहा है तो क्यों नहीं इसको अडेप्ट किया जाए। इसके अंतर्गत होने वाली सर्जरी जब इतनी अच्छी हो सकती है तो मानव शरीर है, इस शरीर पे ही हम क्यों वो करें। जब हमारे पास सुविधा है तो उसको हमें अवेल करना चाहिए, रिजल्ट देखना चाहिए। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि जब इतनी अच्छी सुविधाएं हैं और भारत में आना शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, तो कहीं कोऑर्डिनेशन में कॉस्ट कटिंग करके इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट करके यंगस्टर्स को इसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए हमको। और उन चीज़ों के लिए आप पेशेंट को, घर वालों को कैसे काउंसिल करती हैं
और हॉस्पिटल पे कैसे बैलेंस करती है कि दोनों पे बर्डन ना आए और काम भी क्वालिटी का हो जाए? बिल्कुल, ये सर बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, परंतु कॉस्ट और पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, तो ये एक बड़ा टाइट रोप वॉक है। जब हम अपना खुद का अस्पताल चलाते हैं तो ये सब बैलेंस करना बहुत कठिन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रोग्राम्स जिससे अब कोई भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख के इसके बारे में जानकारी ले सकता है। दूसरा, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मेरे क्लिनिक में जैसे ही मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताती हूँ तो वो 10 मिनट में खुद ही निकाल के और पढ़ लेते हैं और बता देते हैं कि हाँ मैडम आप सही कह रही हैं, ये इसके बारे में गलत धारणाएं हैं, हम ये कराना चाहते हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो योगदान मैं समझती हूँ वो होता है पेशेंट के फैमिली मेंबर्स का। पेशेंट जो बीमार है वो डिसीजन मेकर नहीं होता है, डिसीजन मेकर होते हैं उनके बच्चे, उनके पति। तो जो यंग जनरेशन है, जब वो ये समझती है कि नहीं मेरी मम्मी इससे जल्दी रिकवर होंगी या मेरी बहन को इससे फायदा होगा, तो वो खुद ही इसको कन्विंस करते हैं अपने पेशेंट्स को और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अच्छी बात है, आपने बताया काउंसलिंग का तरीका कि फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि हम पेशेंट बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। अभी नए नए आए हैं रोबोट्स, तो उसमें अर्निंग वाला पार्ट तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन हमें पेशेंट को बहुत अच्छे से बेनिफिट देना है, तो आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके उस चीज को प्रमोट करते हैं, दैट्स वेरी गुड। अब आने वाला समय डेफिनेटली, जैसे लेप्रोस्कोप को पहले लोगों ने डिस्कार्ड किया था, लेकिन फिर सारी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। आने वाले 5 सालों में रोबोटिक्स बहुत जल्दी टेक ओवर करेगा, और गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि अपने बड़े इंस्टीट्यूशन में, प्राइम इंस्टीट्यूशंस में रोबोटिक्स लेके आए, जो ऑलमोस्ट गायनी की बात नहीं कर रहा, बाकी दूसरी फील्ड में लगभग आना शुरू हो गए हैं, गायनी में भी बहुत जल्दी आएंगे। तो अब जब आना शुरू होगी चीजें, तो ये यूथ के लिए नया ट्रेंड है, हर चीज में एआई का जुड़ना। तो रोबोटिक्स, एआई एंड ऑटोमेशन, इनका कॉम्बिनेशन फ्यूचर में क्या होगा और ये रिजल्ट कैसे देगा? ये बहुत ही बड़ा है सर, गेम चेंजर। मुझे ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एक इनोवेशन है, पर उससे ज्यादा जो आगे के इनोवेशन का ये रास्ता खोल रही है, ये गेम चेंजर होगा। क्योंकि जब आप रोबोटिक सर्जरी करते हो तो कंसोल पर जब आप बैठते हो तो आपकी हर मूवमेंट को वो एनालाइज कर सकता है, स्टोर कर सकता है, किस स्टेप पर किस सर्जन को कितना समय लगा, कितने एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हुए, कैसे आप अपनी सर्जिकल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, इसका फीडबैक आपको मिल सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स है, तो पूरे देश में कई एम्स हैं। कोई कॉर्पोरेट चेन ले लीजिए तो उनके कई हॉस्पिटल्स होते हैं, परंतु हर हॉस्पिटल में हर विषय का विशेषज्ञ या टॉप सर्जन नहीं होता है। रोबोटिक्स में जो रियल इनोवेशन है वो है टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स यानी कि सर्जन कमांड सेंटर कहीं भी हो सकता है। ये मुझे लगता है रियल गेम चेंजर है। और एसएस इनोवेशंस पहली वो कंपनी है जिससे सिडेस्को ने अप्रूव किया है टेली सर्जरी के लिए, और हमने भोपाल में रहते हुए है 5 टेली सर्जरी, एक दिल्ली से करी है, एक यहाँ से आगरा के में पेशेंट था उसके लिए करी है, बस में बैठ के पेशेंट की सर्जरी करी है, और उसके आउटकम्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये कोई स्टंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये मतलब है कि यदि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास एक एंडोमेट्रियल कैंसर की पेशेंट है, मैं रोबोटिक्स तो जानती हूँ पर मैं एंडोमेट्रियल कैंसर में उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो पुणे में बैठ के कोई डॉक्टर ये सर्जरी कर सकता है अपने घर को बिना छोड़े, पेशेंट को बिना ट्रैवल किए, और वो वही रिजल्ट्स जो बेस्ट सर्जन्स के हैं वो किसी भी जगह पर, अब ज्योग्राफी या बाउंड्री से डिफाइंड नहीं है, कहीं भी कोई भी पेशेंट, जैसे टेलीमेडिसिन पिछले 15 सालों में हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, टेली सर्जरी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगी, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए। डेफिनेटली आने वाले 5 सालों में यह एक गेम चेंजर प्रूव होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर फील्ड में रोबोटिक्स आ रहा है, और डॉक्टर प्रिया ने आज हमको बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने जो रोबोटिक्स को चुना है वह एक सुविधा दी है भारत के हृदय स्थली भोपाल को, और इससे यूथ को जो डिजीज है बांझपन में बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी रोबोटिक्स के लिए।
मेरा ये अनुरोध है दर्शकों से, हम लेके आते हैं सेहतनामा में एक विशेषज्ञ को, हर हफ्ते आपसे रूबरू कराते हैं और उपयोगी जानकारी देते हैं। देखते रहिए सेहतनामा एवं DNN हर हफ्ते। धन्यवाद। धन्यवाद।